किसने सोचा था कि बिहार के मधुबनी जिले के छोटी से गांव चांदपुरा बासैट का यह शख्स दिल्ली पर इतना हावी हो जाएगा कि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को मुट्ठी में कर लेगा। वह पॉश फ्रेंड्स कॉलोनी की A50 नंबर की आलीशान कोठी में रहता था। नेताओं, अभिनेताओं, बड़े उद्योगपतियों, मीडिया के लोगों का दिन भर उनके पास आना जाना लगा रहता था। चंद मिनटों के दर्शन से वे खुद को उपकृत महसूस करते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धीरेंद्र ब्रह्मचारी की। वही धीरेंद्र ब्रह्मचारी जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री आवास तक थी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भी पूरी तरह उनके कहने में थे। दोनों को विमानों का शौक और संयोग कि यह शौक ही दोनों की मौत का कारण बना। संजय गांधी 23 जून 1980 को विमान हादसे का शिकार हुए। धीरेंद्र ब्रह्मचारी की मौत 9 जून 1994 को हुई। दोनों हादसों का कारण बने दोनों विमान ब्रह्मचारी के ही थे। दिल्ली को अंगुलियों पर नचाने वाले धीरेंद्र का जन्म हुआ था 1924 में। पिता का नाम बम्भोल चौधरी। 12-13 साल की उम्र रही होगी जब धीरेंद्र घर से भाग गए, चारों ओर भटके और अंत में लखनऊ के पास गोपाल खेड़ा आश्रम में महर्षि कार्तिकेय से योग की शिक्षा ली। बाद में तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ गई। धीरेंद्र चौधरी अब बन चुके थे योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी। पटना के दानापुर कॉलेज के प्राचार्य ने उन्हें एक बार नई दिल्ली स्टेशन पर देखा और पहचान लिया। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मचारी की पहचान चांदपुरा के ही उनके एक बाल सखा सदाशिव चौधरी ने की। कुछ लोग उनका मूल उपनाम शर्मा बताते हैं। खैर, धीरेंद्र ब्रह्मचारी को जवाहरलाल नेहरू के कारण प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश मिला। वह नेहरू और बाद में 1966 में प्रधानमंत्री बनी उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को योग सिखाते। 1964 में नेहरू के निधन के बाद ब्रह्मचारी का रुतबा और बढ़ा। अब वह सुबह सुबह इंदिरा गांधी को 1 घंटा अकेले में योग की शिक्षा देते। इस करीबी पर तरह तरह के गॉसिप भी चले। खुशवंत सिंह और मथाई ने तो इस बारे में लिखते समय सारी हदें पार कर दी। आजकल उनकी किताबें बैन हैं। इंदिरा ने इस बारे में प्रसिद्ध अमेरिकी फोटोग्राफर डोरोथी नॉर्मन को पत्र में लिखा था, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। बहुत सुंदर योगी मुझे योग सिखाता है। उसका शरीर इतना सुंदर है कि उसकी ओर कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। कैथरीन फ्रैंक ने अपने संस्मरणों में इसका उल्लेख किया है। इस पत्र से गॉसिप और तेजी से फैलने लगा, लेकिन ब्रह्मचारी या इंदिरा गांधी में से किसी ने इसके बारे में कभी और ज्यादा खुलासा नहीं किया। समय के साथ ब्रह्मचारी का सम्मोहन बढ़ता गया। लोग उन्हें भारतीय रास्पुतीन कहने लगे। ग्रिगोरी रास्पुतीन एक रहस्यमयी रूसी वैद्य, जोगी और तांत्रिक था। 1869 में उसका जन्म हुआ। गजब का सम्मोहन था उसकी आंखों में। रूस की महारानी अलेक्जेंड्रा तक उसके चर्चे पहुंचे। राजकुमार उन दिनों बीमार थे। रास्पुतीन को बुलाया गया और उसने राजकुमार को एकदम स्वस्थ कर दिया। तब से रूसी शाही परिवार में उसकी तूती बोलने लगी। उसकी सलाह के बिना रूसी सम्राट कोई फैसला नहीं करते। इसी रास्पुतीन के कारण अंत में रूस के जार का साम्राज्य तबाह हुआ। धीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इस पृष्ठभूमि में कुछ किस्से पेश करना जरूरी लगता है। ब्रह्मचारी ने जम्मू, कटरा, मानतलाई और दिल्ली में विशाल आश्रम बनवाए। नई दिल्ली के गोल डाकखाना इलाके में विश्वायतन योगाश्रम खोला। नेहरू के जमाने में विश्वायतन को रियायती जमीन मिली और सरकारी ग्रांट भी। 1950 और 60 के दशकों में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले जनक राज जय ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली ने आश्रम की ग्रांट रोक दी थी। इंदिरा जी ने श्रीमाली से ग्रांट फिर शुरू करने के लिए कहा। श्रीमाली ने कहा कि आश्रम ने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है, इसलिए ग्रांट रोकी गई। यह नियम है। दूसरी ओर ब्रह्मचारी का कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया है।
इंदिरा गांधी ने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पाप्पू डॉक्टर श्रीमाली ने स्वामी जी की ग्रांट रोक दी है। बार बार आग्रह पर नेहरू ने श्रीमाली से बात की। श्रीमाली ने स्थिति समझाई। नेहरू ने वही बात इंदिरा से कही, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर नेहरू ने गुस्से में कहा, क्या मैं उन्हें हटा दूं, यानी श्रीमाली को? उस आदमी ने ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की, यानी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी? इस जवाब से इंदिरा नाराज हो गई। एक और किस्सा है। इंदिरा ने तत्कालीन आवास मंत्री मेहरचंद खन्ना को चिट्ठी लिखी कि ब्रह्मचारी को सरकारी आवास में रहने दिया जाए। खन्ना ने जवाब दिया, आप किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, इसलिए आपका सुझाव मैं नहीं मान सकता। आप अपने पिता से कहें, नेहरू जी का आदेश तो मानना ही होगा। जब बात आगे नहीं बढ़ी तो इंदिरा ने खन्ना को फिर से लिखा, स्वामी जी से कहें कि बोरिया बिस्तर बांध लें, मैं तो तंग आ गई हूँ। ब्रह्मचारी पर कुछ नियंत्रण रहा, लेकिन नेहरू जी के निधन के बाद उनका फिर एक बार प्रधानमंत्री आवास में बोलबाला हो गया। लेखिका मनीषा ने अपनी पुस्तक प्रोफाइल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में ब्रह्मचारी के बारे में एक और संस्मरण लिखा है। इंदर कुमार गुजराल उन दिनों आवास राज्य मंत्री थे। उन्होंने ब्रह्मचारी के आश्रम के लिए नियमों का हवाला देकर और जगह देने से मना कर दिया। ब्रह्मचारी गुस्से में उनके दफ्तर में पहुंचे और धमकी दी, या तो आप मुझे जगह दो या कल से मंत्री पद से हाथ धो लो। कुछ ही दिनों में गुजराल का विभाग बदल दिया गया। किसी समय हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के खासम खास थे। उत्तर प्रदेश में 1974 का चुनाव इंदिरा के कहने पर ही उन्होंने लड़ा था। भारी बहुमत से जीते। उनके नेतृत्व में सरकार बन गई। संजय और ब्रह्मचारी अपने आगे किसी मजबूत नेतृत्व को ठहरने नहीं देते थे, लेकिन बहुगुणा को हटाना आसान नहीं था। ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी के कान भरने शुरू कर दिए। तंत्र मंत्र पर तब इंदिरा विश्वास करने लगी थीं। गले में एक मुखी रुद्राक्ष की माला भी ब्रह्मचारी के कहने पर पहनती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल कपूर ने संजय को बता दिया कि इंदिरा के खिलाफ बहुगुणा श्मशान में मारण अनुष्ठान करा रहे हैं। यशपाल कपूर को यह किसने बताया, इसका कभी खुलासा नहीं हुआ। संजय आग बबूला हो गए। आईबी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक मलय कृष्ण ने ओपन सीक्रेट नामक अपनी किताब में इस घटना का विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है, ब्रह्मचारी के कहने पर गुप्तचर विभाग को काम पर लगाया गया। गुप्तचरों ने दिल्ली के सारे श्मशान छान मारे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। ब्रह्मचारी ने सीधे सवाल जवाब किए। आनंद फानन में उज्जैन के एक वैद्य को तांत्रिक के नाम पर पकड़ा गया। बात झूठ निकली। वैद्य को रिहा कर दिया गया। पीसी सेठ ही उन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ब्रह्मचारी लेकिन आईबी की जांच से संतुष्ट नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि बहुगुणा को 1975 में इस्तीफा देना पड़ा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री संजय ब्रह्मचारी की जोड़ी ने बदलवाए। बंसीलाल को दिल्ली बुलाया गया। बनारसी दासगुप्ता को वहां बिठा दिया गया। 1975-77 के आपातकाल के दौर में ब्रह्मचारी के हाथ में अप्रत्यक्ष सत्ता थी। उनके विदेशों से विमान लाने और शिवा गन फैक्ट्री का किस्सा भी चर्चित है। संजय का दुर्घटनाग्रस्त विमान और साथ में कई शानदार महंगी कारें ब्रह्मचारी विदेश से लाए थे। उनका दावा था कि उनके विदेशी शिष्यों ने ये चीजें उपहार में दी हैं, इसलिए कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स अदा नहीं किया। लेकिन यह बात झूठ निकली। मामला चला, पर ब्रह्मचारी के दबाव में रफा दफा भी हो गया। इसी तरह ब्रह्मचारी ने जम्मू में शिवा गन फैक्ट्री स्थापित की थी। स्वदेशी कच्चे माल से गन बनानी थी, लेकिन छापे में 500 स्पेनिश गन बैरल्स मिली। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला छापे के दौरान खुद पुलिस के साथ थे, लेकिन इंदिरा की करीबी के कारण जब्त माल वापस कर दिया गया और फैक्ट्री का लाइसेंस भी बरकरार रहा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा हार गईं, लेकिन 3 साल बाद फिर सत्ता में वापसी की। 14 जनवरी 1980 को वह फिर प्रधानमंत्री बनी। ब्रह्मचारी का सिक्का भी फिर चलने लगा। इसके 6 माह के भीतर ही संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी पत्नी मेनका से अनबन के बाद इंदिरा अकेली पड़ गईं। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ही उनका संबल थे।
लेकिन 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा की हत्या के बाद ब्रह्मचारी के सितारे गर्दिश में आ गए। उनके पास अब समय ही समय था। बेदिल दिल्ली ने उनसे दूरियां बना ली। अगले 8 साल उनके लिए गुमनामी के अंधेरे थे। फिर वह नया सपना लेकर मानतलाई आश्रम लौटे। मानतलाई को नया सिंगापुर बनाना चाहते थे, जिसमें 5000 फुट लंबी, 2000 फुट चौड़ी और 15 फुट गहरी झील, 5000 कारों के लिए पार्किंग, मोनोरेल, घूमने वाला रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज आदि होते। वे ध्यान के लिए लंबी सुरंग भी बनाना चाहते थे। सुरंग के मुहाने पर तैनात करने के लिए भालू के 2 बच्चे पाल रखे थे। लेकिन आज न ही वह सपना रहा और न ही वह साम्राज्य। पूरा आश्रम का खस्ता हाल है। वहां की हवाई पट्टी, वॉच टावर, सब कुछ कबाड़ बन चुका है। उस जगह को पर्यटन विभाग को सौंपा गया था, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसी तरह जम्मू के गांधीनगर में स्थित अपर्णा आश्रम का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। वहां फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है। हरियाणा के आश्रम में जमीन को लेकर झगड़े चल रहे हैं। वहीं दिल्ली का आश्रम अब मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा बन चुका है।